I am Dr. Swati Sharma from University of Delhi, DRC College. So today we would be discussing the horizontal gene transfer, and there are three ways of horizontal gene transfer: transformation, transduction and conjugation. So today we would be starting with the transformation, and let's see the step-by-step process. The first process or the first step of the transformation is the release of the DNA. So why bacteria release the DNA? When the bacterial cell lies or bursts, either due to stress, death or the environmental factors, the DNA is released into the surrounding environment as a free floating fragments. So बैक्टीरिया जब भी ग्रो करता है उसकी ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं. पहला फेज़ होता है लैग फेज़, जिसमें वो सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर रहा है. दूसरा फेज़ होता है लॉग फेज़, जिसमें वो रैपिडली डिवाइड कर रहा है, तो वो उसके लिए सबसे एम्बिएंट फेज़ होता है. देन स्टेशनरी फेज़, जहाँ नंबर ऑफ न्यू सेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स डाइंग. एंड उसके बाद होता है डेथ फेज़, जब बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है. तो जैसे ही बैक्टीरिया की डेथ होने लगती है, डिफरेंट रीजंस की वजह से, सच एज depletion of nutrients, change in the environmental pH of the nutrient media or change in the temperature, they'll die and then they burst or lyse. So when any bacterial cell lies, it releases its content, which the genetic material, which is in most of the cases is DNA, into the surrounding environment. So when this DNA is released, it is present as free floating DNA fragments in the environment. So what happens in the second step? The competent bacteria. Competent bacteria are those bacteria which have pores in their plasma membrane, or they have specialized surface protein that can recognize and bind to these DNA fragments, initiating the uptake process. तो competent bacteria दो तरीके से हो सकते हैं, या तो नेचर में ही competent bacteria present है, which are empowered with surface receptors or surface proteins which can recognize the free floating double stranded DNA fragments in the surrounding environment, or you have artificially made the bacterial cells competent by chemical treatment such as with calcium chloride, or by electroporation, which is using electric current to create pores in the bacterial cells, or by heat shock. It means doing cold and heat treatment of the bacteria frequently to create pores. तो जैसे ही pores create होंगे, क्या होगा, जो भी सराउंडिंग में DNA फ्रेगमेंट प्रेजेंट है वो अटैच हो जाएंगी, ये वो उस पोर से बैक्टीरिया के अंदर घुसने लगेंगी. तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? DNA बाइंडिंग. तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द DNA. अब एक बार जो DNA है वो बाइंड कर गया, ये क्या होगा, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मशीनरी. तो जो बाउंड DNA है बैक्टीरिया के सरफेस पे, वो ऐसा नहीं है कि वो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा, वो सेल के अंदर एंटर करते ही इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इट विल रीच द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म थ्रू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मशीनरी, और वहाँ जाके वो अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा. फिर उसके बाद क्या होगा, अब क्योंकि हम बैक्टीरिया सेल की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं है. जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. तो एक बार जो भी आपकी DNA फ्रेगमेंट बाहर प्रेजेंट थी वो सेल पे अटैच होकर सेल के अंदर आ गई हैं, तो क्या होगा, DNA विल ट्राई टू इधर इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम through homologous recombination or remains as an independent plasmid element. तो DNA या तो जो होस्ट का जीनोम है, न्यूक्लियोइड रीजन है, क्रोमोसोम है उसका, उसमें जाके अपने आप को इंटीग्रेट कर देगा. और कैसे करेगा? बाय द प्रोसेस विच इज़ नोन एज होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. या इंटीग्रेट नहीं करेगा और अपने आप को अलग रखेगा एज अ इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड एलिमेंट. पर वो इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड एलिमेंट अपने आप को तभी रख पाएगा जब उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो और खुद की रेप्लिकेशन मशीनरी हो. अगर उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो उसको बैक्टीरियल जीनोम में ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और फिफ्थ स्टेप क्या है ट्रांसफॉर्मेशन का? ट्रेट एक्विस्टेशन.
The bacterium now express the new characteristics such as toxin production, antibiotic resistance और enhanced virulence factor. तो अब बैक्टीरिया जिसके अंदर नया डीएनए इंटीग्रेट हुआ है उसके पास कोई ना कोई नया ट्रेट आ जाएगा. वो ट्रेट क्या हो सकता है? या तो टॉक्सिन प्रोडक्शन, कोई ऐसा टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रहा है जो होस्ट को किल कर सके, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ताकि वो बेटर सर्वाइव कर सके जब डिफरेंट एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट है तब भी, या एनहेंस विरुलेंस फैक्टर. विरुलेंस फैक्टर मतलब वो ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. तो ये ट्रेट किस पे डिपेंड करेगा? ये ट्रेट डिपेंड करेगा कि कौन सी जीन इंसर्ट हुई है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बैक्टीरियल लाइसिस के बाद बहुत सारी डीएनए फ्रेगमेंट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. तो उन डीएनए फ्रेगमेंट्स में से कौन सा फ्रेगमेंट बैक्टीरिया ने अपटेक किया है और बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट हुआ है, फिर वो एक्सप्रेस होके कौन सी जीन प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो जीन एक्सप्रेस हो रही थी आर लिविंग सेल में जब उनको हीट किल्ड एच सेल्स के साथ रखा गया, वो थी टॉक्सिन प्रोडक्शन जीन, जो क्या कर रही थी, जो माइस को किल कर रही थी. तो मतलब उन्होंने एक नया ट्रेट एक्वायर किया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेट एक्विजिशन. सो ये प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का. ये एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है. तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि डोनर डीएनए है. डोनर डीएनए का लाइसिस हो रहा है, मतलब उसका जो सर्कुलर रीजन था, सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए था, वो मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है. आप देखेंगे कि एक सॉलिड सर्कल नहीं है, बीच में डैश 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 दिख रहे हैं. इस डैश का मतलब ये है कि इसका लाइसिस हो रहा है. तो लाइसिस होने से क्या होगा? लाइसिस होने से जितना भी आपका फ्री डीएनए स्ट्रैंड है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएंगे. अब जब वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हुए तो जितने भी रिसिपिएंट सेल्स वहाँ प्रेजेंट है, उन रिसिपिएंट सेल्स में से जो भी सेल्स कॉम्पिटेंट होंगे वो उनको ले लेंगे, मतलब वो उनको अपनी सरफेस पे बाइंड करने देंगे और उनका अपटेक कर लेंगे. उसके बाद क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फ्री डीएनए. तो जो ये फ्री डीएनए था वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगा एक जीनोम के अंदर. तो आप देखेंगे कि पहले रिसिपिएंट सेल का पूरा जीनोम सिर्फ ब्लू था, पर जैसे ही उसने डीएनए अपटेक किया अब उस ब्लू के साथ साथ ऑरेंज भी है. तो इससे क्या हुआ? हमारा जो रिसिपिएंट सेल है वो क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म्ड. तो इस नए सेल को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड रिसिपिएंट सेल बोलेंगे. और अब इस नए सेल में कोई ना कोई ऐसा ट्रेट होगा जो ये ऑरेंज पोर्शन एनकोड करता है. तो इसके क्या क्या यूज़ हैं लैब में? फर्स्ट इज आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस. Scientists can induce competence using calcium chloride treatment or electroporation, which creates temporary pores in the bacterial membrane. These techniques allow controlled DNA uptake under laboratory condition. For example, मुझे लैब में कोई ऐसा बैक्टीरिया बनाना है जिसमें एक वैक्सीन एक्सप्रेस हो रही है. तो वो बैक्टीरिया बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले उस बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंस देनी पड़ेगी. तो वो कैसे दी जा सकती है लैब में? या तो हम कोई केमिकल यूज़ करें. कैल्शियम क्लोराइड एक केमिकल है जो सेल्स को ज़्यादा परमिएबल बना देता है और इसलिए वो कॉम्पिटेंट हो जाता है. या इलेक्ट्रोपोरेशन यूज़ करें, मतलब यूज़ ऑफ हाई पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट पोर्स इन द सेल्स, बट दीज पोर्स आर टेम्परेरी. फिर क्या होगा? दिस टेक्निक विल अलाउ द सेल्स टू बी कॉम्पिटेंट. तो जो भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको सराउंडिंग में रखिए और लैब कंडीशंस के अंदर जो सेल है वो उसको अपटेक कर लेगा. इसका दूसरा यूज़ है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में. ट्रांसफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इनटू द बैक्टीरियल होस्ट. दिस एनेबल्स जीन क्लोनिंग, प्रोटीन एक्सप्रेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स लाइक इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन इंजेक्शंस लगते हैं. पहले ये इंसुलिन हम लोग पिग से आइसोलेट करते थे, पर उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता था? एलर्जी रिएक्शंस हो जाते थे ह्यूमंस में. फिर हम लोगों ने ये इंसुलिन बैक्टीरिया में ही प्रोड्यूस करना शुरू किया. तो बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बैक्टीरिया सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा और इंसुलिन की जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी. सो इस प्रोसेस में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बैक्टीरिया की
दो इंसुलिन जीन से, क्योंकि इंसुलिन एक डाईपेप्टाइड है, मतलब दो पेप्टाइड चेन से बना है, ए एंड बी, जो एक छोटी पेप्टाइड सी से लिंक्ड होते हैं। तो इस केस में ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स बनाए जाते हैं जो कि अपटेक करते हैं इंसुलिन चेन ए एंड बी, और बाद में इन चेन्स को आइसोलेट करके साथ में बाइंड करवा के सिंथेटिक और फार्मास्यूटिकल इंसुलिन बनाई जाती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है इन क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियल होस्ट सेल्स। देन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, जितनी भी मॉडर्न molecular biology है, it relies heavily on transformation for genetic engineering, synthetic biology and research application. It is a cornerstone technique in biotechnology laboratories worldwide. See, जितनी भी modern biological techniques हैं, for example the generation of the vaccine, genetic engineering में क्या करते हैं, you are manipulating the genome of a microbe, or synthetic biology means creating new biotic compounds such as GMOs, genetically modified organisms. इन सब के लिए कॉर्नरस्टोन है ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसी टेक्निक के थ्रू हम नई जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बैक्टीरिया में और मेक श्योर कर सकते हैं कि बैक्टीरिया में इंटीग्रेट करके वो डिवाइड करे। नाउ लेट्स मूव टू ट्रांसडक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल प्रोसेस है, डीएनए अपटेक अपने आप हो रहा है, डीएनए रिलीज अपने आप हो रहा है एनवायरनमेंट में आफ्टर बैक्टीरियल लाइसिस। बट ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ट्रांसडक्शन इज अ वेक्टर मेडिएटेड डीएनए ट्रांसफर। वेक्टर क्या है? वायरस। वेक्टर का क्या मतलब होता है? वेक्टर का मतलब होता है कैरियर या कार्गो, कि जिस पे बैठ के कोई सामान आ सके। तो इस केस में डीएनए मटेरियल किस पे बैठ के आ रहा है? वायरस पे बैठ के आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। सो वायरस कौन सा इन्वॉल्व है इसमें? बैक्टीरियोफाज। सो बैक्टीरियोफाज वायरसेस विच दे स्पेसिफिकली टारगेट बैक्टीरिया, दे सर्व एज अनविटिंग व्हीकल फॉर द जेनेटिक ट्रांसफर। These microscopic entities accidentally package bacterial DNA instead of their own genetic material. सो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफाज का। ऊपर जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो हेड है, और जो नीचे टेल है वो अटैचमेंट के काम आती है। हेड में जो है वो जीनोम पैकेजिंग होती है। तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है? ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बट इन्फेक्शन के बाद गलती से अपने जीनोम के साथ साथ वो बैक्टीरिया का जीनोम भी पैक कर लेता है। तो इसके दो different types होते हैं। There are two distinct types. Transduction occurs through two main mechanisms. First is called generalized transduction, where any bacterial gene can be transferred, and second is specialized transduction, in which transfer is of specific chromosomal region. Okay, so let's first see generalized transduction. What are the steps involved in generalized transduction? First is phage infection. So a lytic bacteriophage infects the donor bacteria and begins the destructive life cycle. Then there is DNA degradation. The phage enzyme systematically degrades the host bacterial chromosome into the different fragments. Then there is packaging error, because now they have to form their more colonies, they have to pack themselves, but there is an error in the packaging. So there is random bacterial DNA fragments which are mistakenly packed into the newly formed phage particles, and once the packaging is done, the phage is ready to infect more cells. For that it need to lyse the cells, so immediately after packaging cell lysis happens. The cell will lyse, the host cell will burst out, it will release the transducing pathogen or the phages carrying the bacterial DNA instead of the viral DNA. Then what will happen? The second thing would be secondary infection. These transducing phages, it will infect the recipient bacteria, injecting the donor bacterial DNA, and then there would be DNA integration. The transformed DNA
may integrate into the recipient's genome through recombination. So you try to understand the complete circle. First there is primary infection, जिसमें क्या होगा, फाज जो है वो इन्फेक्ट करेगा एक न्यू बैक्टीरियल सेल को. जैसे ही वो इन्फेक्ट करेगा वो बैक्टीरिया के डीएनए का डिग्रेडेशन करेगा और डिग्रेडेशन करने के बाद ही पैकेजिंग स्टार्ट करेगा. अब जब वो पैकेजिंग कर रहा है अपने हेड में अपने जीनोम की, तो वायरल जीनोम के साथ साथ वो कुछ कुछ बैक्टीरियल जीनोम भी कैरी कर लेगा. अब उसने पूरी पैकेजिंग कर ली और अपनी मल्टीपल कॉपीज़ बना ली. अब एक बैक्टीरियल सेल कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज़ ही होल्ड कर सकता है. तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपीज़ हो गई तो उसने उस सेल का लाइसिस मतलब बर्स्टिंग इंड्यूस की. तो सेल के बर्स्ट होते ही अब ये सारे बैक्टीरियल फाज रिलीज हो गए एनवायरनमेंट में, एंड नाउ दे आर रेडी फॉर द सेकेंडरी इन्फेक्शन. तो ये बैक्टीरियल फाज दूसरे बैक्टीरियाज को जाके इन्फेक्ट करेंगे. बट अब जब ये दूसरे बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करेंगे तो इनमें वायरल जीनोम के साथ साथ क्या है, बैक्टीरियल जीनोम भी है जो इन्होंने फर्स्ट इन्फेक्शन से कैरी किया. तो ये नए रिसिपिएंट बैक्टीरिया में वो बैक्टीरियल जीन इंसर्ट कर देंगे. तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से क्या हुआ, जो बैक्टीरिया अब इन्फेक्ट हुए उनके पास एक न्यू ट्रेट है जो कि पहले बैक्टीरिया में था. ये ट्रेट कैसे आता है, ये ट्रेट आया डीएनए इंटीग्रेशन से. जैसे ही सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, जो डीएनए इंटीग्रेट हुआ, जैसे ही उसकी जीन्स एक्सप्रेस हुई वैसे ही एक नया ट्रेट सामने आएगा. अभी तक हमने बात की जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन की, अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन की. स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन को हम लाइसोजेनिक इंटीग्रेशन भी बोलते हैं. ओके, टेम्परेट बैक्टीरियोफाज इंटीग्रेट देयर जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली इनटू द होस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एस्टैब्लिशिंग अ डोमेंट प्रोफेज स्टेट. दिस इंटीग्रेशन अकर एट अ स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट. तो लाइसोजेनिक इंटीग्रेशन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में सेल का लाइसिस नहीं होता. जो जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन होती है वो लाइटिक साइकिल होती है, ये लाइटिक इंटीग्रेशन होती है. लाइटिक मतलब बर्स्टिंग ऑफ द सेल. बट जो लाइसोजेनिक है उसमें बर्स्टिंग ऑफ सेल नहीं होगी बल्कि स्टेबल इंटीग्रेशन होगा ताकि डॉर्मेंट मतलब जो एक्टिव नहीं है प्रोफेज स्टेट मेंटेन हो सके. और ये कब होता है, ये स्पेसिफिक साइट ऑफ अटैचमेंट पे होता है. सो there can be excision errors when environmental stress triggers prophage activation. Imprecise excision can induce adjacent bacterial genes along with the viral DNA. This will create a hybrid phage particle carrying a specific bacterial sequence. So excision error क्या होता है कि जब ब्रेक में एरर हो गया, कभी भी कोई भी स्पेसिफिक एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, उसने क्या किया, उसने ट्रिगर कर दिया प्रोफेज एक्टिवेशन. उसने अब सेल को बोल दिया कि अब तुमको डिवाइड नहीं होना है, बहुत स्ट्रेस है, तुम अपनी मल्टीपल कॉपीज़ नहीं बना सकते, तो क्या करो, डोर्मेंट स्टेट पे चले जाओ. डोर्मेंट स्टेट पे मतलब रेस्टिंग स्टेट पे चले जाओ. सो इसमें क्या होगा, जो एडजेसेंट बैक्टीरियल जीन है अलॉन्ग विद द वायरल डीएनए, दे विल बी इनटू प्रोफेज स्टेट. It will create a hybrid phage particle carrying a specific bacterial sequence. Then there would be targeted gene transfer. Unlike the generalized transduction, specialized transduction transfer only genes located near the prophage integration site, making it highly specific and predictable. Generalized transduction में क्या होता है, कहीं पे भी इंटीग्रेशन हो जाता है, बट टारगेटेड ट्रांजैक्शन में इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज के पास होगा. तो इसका मतलब ये बहुत ही स्पेसिफिक है और प्रिडिक्टेबल है. आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नई जीन कहाँ गई. सो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन एक्सेलरेट द बैक्टीरियल एवोल्यूशन बाय फैसिलिटेटिंग द रैपिड स्प्रेड ऑफ एडवांटेजेस जीन्स अक्रॉस डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीशीज एंड स्ट्रेन्स. दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द माइक्रोबायल डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशन. सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ ट्रांसडक्शन इज द एवोल्यूशन ऑफ द माइक्रोबायल स्पीशीज़. हम देखते हैं कि रोज़ नई कोई ना कोई नया बैक्टीरिया या वायरस इमर्ज हो रहा है. ये सब सिर्फ ट्रांसडक्शन की वजह से है, क्योंकि ट्रांसडक्शन इज डूइंग क्रॉस टॉक बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया. सो इट कैन डू द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर in between the species. So it will contribute highly to the diversity and adaptation. And also it is responsible for the virulence transfer. Virulence is ability of any microbe to infect or cause disease in the host.
Many bacteria pathogen acquire their disease causing abilities through phage mediated gene transfer. क्योंकि मोस्टली बैक्टीरियाज इतने टॉक्सिक नहीं होते, बट कई बैक्टीरिया पैथोजन तब बन जाता है जब उनके पास एक डिजीज कॉजिंग एबिलिटी या जीन आ जाए. वो जीन कैसे आती है? इट कम्स थ्रू phage mediated gene transfer. It can be either any toxic gene, any adhesion factor or immune evasion mechanism. It often spreads via transduction. टॉक्सिन जीन मतलब कोई भी, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई तो बैक्टीरिया के पास ऐसी जीन आ गई जो फूड में टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रही है. एडहेशन फैक्टर मतलब बैक्टीरिया अभी तक अटैच नहीं कर पा रहा था, बट ट्रांजैक्शन के बाद उसके पास ऐसी एबिलिटीज आ गई कि वो ह्यूमन लाइनिंग्स के साथ, लंग लाइनिंग के साथ अटैच कर पा रहा है, एडहेशन कर पा रहा है. एंड इम्यून एवेजन मैकेनिज्म, अभी तक बैक्टीरिया को ह्यूमन इम्यून सिस्टम इवेट कर पा रहा था या किल कर पा रहा था, बट अब उसके पास एक ऐसी मास्किंग जीन आ गई है कि इट कैन इवेट द इम्यून सिस्टम. Then research applications. Scientists can use transduction for genetic mapping, strain construction and gene delivery. Phagements and engineered viral vectors, they represent powerful tools in molecular biology research. So now we will move to the last topic, which is conjugation. Conjugation is the easiest direct cell to cell DNA transfer. But the only thing that need to be remembered in conjugation is that the physical contact is a must. It's a physical contact mechanism. So conjugation require direct physical contact between bacterial cells through a specialized structure which is called pilus or 6 pilus. This hollow bridge enable the transfer of the genetic material between living and the bacteria. The plasmid is called the F factor, F plasmid or fertility factor. Why it is called fertility factor? Because only the donor with the F factor can infect the other cell or can form the pilus. So the donor cell must possess a fertility factor, F factor plasmid that encode the machinery for pilus formation and the DNA transfer. This plasmid act as a mobile genetic element driving conjugation. So now let us understand the mechanism of conjugation in detail. First step is the formation of the pilus. The donor bacterium extends a hollow pilus to make contact with a physical draw to recipient cell closer, establishing a stable conjugation bridge. Then the second step is called as DNA nicking. A specific enzyme creates a single strand break in the F plasmid at the origin of transfer, which is also termed as ORI-T, preparing one DNA strand for mobilization. The third step is DNA transfer. The nicked DNA strands move through the pilus into the recipient cell, while the complementary strands remains in the donor. Fourth step is DNA synthesis. Both the cells simultaneously synthesize complementary strands, which resulting in the 2 complete F plasmids and 2 F plus donor cells. So, what is the role of conjugation in antibiotic resistance spread? Most of the antibiotic resistance is because of the transfer of the resistance factor. Like I told you, fertility factor is termed as F factor. The resistance factor is also known as R factor plasmid. So resistance plasmid or the R factors, they carry multiple antibiotic resistance gene that can be rapidly shared between the bacteria through conjugation. These plasmids often encode resistance to several different antibiotics simultaneously, such as kanamycin, ampicillin, tetramycin. So what are the clinical implications of this antibiotic resistance? The hospital environment, they provide ideal condition for the conjugative transfer of the resistance gene from one bacteria to the other. This phenomena will contribute significantly to the emergence of the multi-drug resistance pathogen, posing a serious challenge to the modern healthcare. And also it causes population-wide dissemination. A single resistance bacterium can quickly transfer its resistance gene to the entire bacterial community through successive conjugation events. This horizontal spread occurs much faster than the vertical inheritance through reproduction. So today we will conclude the session by understanding the 3 processes of horizontal gene transfer, which are namely conjugation, transformation and transduction. All these processes are important for the bacteria's survival and for its evolution, and they not only enable bacteria
to survive into the harsh condition, but they also give them certain new properties such as antibiotic resistance, such as mechanism to evade the immune system. So that's why it's important to understand them, and this is how the microbial community maintain the ever emerging evolution in them. Thank you.